बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डी फेलो, आइए आज का लेक्चर शुरू करने से पहले रब्बे ज़ुल जलाल की बारगाह में एक दफ़ा फिर मुल्तजी हों कि मौला करीम हमें ऐसे सजदों की तौफ़ीक अता फरमा कि जिससे खिदमत खल्क़ का जज्बा बढ़े। डी फेलो, जैसा कि आपको मालूम है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान पर हमने एक सीरीज़ ऑफ लेक्चर शुरू की थी जिसका आज 7वां लेक्चर है। आज के लेक्चर का जो टॉपिक है वो है आर्टिकल 9। एक्सक्लूसिवली आज की जो डिस्कशन है ये आर्टिकल 9 पर होगी। पहले मैं आपके सामने आर्टिकल 9 रखता हूं और फिर हम इस आर्टिकल की सिग्निफिकेंस इन द लाइट ऑफ जजमेंट्स ऑफ द सुपीरियर कोर्ट्स देखने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये भी इसके साथ मैं आपको बताता चला जाऊं कि पास पेपर्स में एक इस तरह क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय, आगे इन्वर्टेड कॉमा में, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ एंड लिबर्टी सेव इन अकॉर्डेंस विद लॉ, कमेंट ऑन। अब इस अगर क्वेश्चन को ही अटेम्प्ट करने की हम कोशिश करें या इस आर्टिकल पर हम गुफ्तगू करें तो इसके अंदर 3 जो है वो कीवर्ड का इस्तेमाल किया गया है। पहला जो लफ्ज़ है लाइफ, मोस्ट सिग्निफिकेंट, लिबर्टी, मोस्ट सिग्निफिकेंट, और उसके बाद है इन अकॉर्डेंस विद लॉ। इन तीनों को हम जजमेंट्स की रोशनी में और ज्यूरिस्ट की ओपिनियन में देखते हैं। अमूमी तौर पे हम लाइफ, डेप्रीवेशन ऑफ लाइफ से मुराद ये लेते हैं कि अगर किसी बंदे को कत्ल कर दिया जाए, मावराए अदालत कत्ल कर दिया जाए या विदाउट फॉलोइंग द प्रोसीजर जो कि उसकी पनिशमेंट का हो सकता है और उसको किसी भी तरीके से उसकी जान ले ली जाए तो हम उसे कहते हैं डेप्रीवेशन ऑफ लाइफ। इसी तरह लिबर्टी जो एक नैरो कॉन्सेप्ट हमारे जहन में आता है वो ये आता है कि अगर हम किसी को इलीगली रेस्ट्रेंट कर देते हैं या इलीगली कन्फाइन कर देते हैं या इलीगली डिटेन कर देते हैं तो हम ये कहते हैं ये डेप्रीवेशन ऑफ लिबर्टी है। लेकिन जब हम जजमेंट्स की रोशनी में इन दोनों वर्ड्स को समझने की कोशिश करते हैं तो दे आर मच वाइडर। पहले हम लाइफ जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, राइट टू लाइफ, उसको देखते हैं। इसको एक मशहूर ज़माना केस जो शैला ज़िया केस के नाम से मारूफ है और ये रिपोर्ट हुआ है PLD 1994 सुप्रीम कोर्ट पेज 693। इसके अंदर लाइफ के लफ्ज़ को जो है वो एक्सप्लेन किया गया और फिर टिल टू डेट इसको फॉलो किया जा रहा है और फिर इसके बाद भी इस वर्ड के कॉन्टेशन को एक्सपेंड किया जाता रहा। पहले उसकी रेलिवेंट वर्डिंग मैं आपके सामने रखता हूँ कि लाइफ से मुराद क्या है। क्या सिर्फ किसी की जान ले लेना लाइफ है या इट इज़ मोर देन दिस? ये फाइंडिंग कुछ इस तरह इस जजमेंट इन लाइफ के मतलब द वर्ड लाइफ इज़ वेरी सिग्निफिकेंट एज इट कवर्स ऑल फेसेट्स ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस. The word life has not been defined in the Constitution, but it doesn't mean nor can it be restricted only to the vegetative or animal life or mere existence from conception to death. Life includes all such amenities and facilities which a person born in a free country is entitled to enjoy with dignity, legally and constitutionally. हमने कहा कि लाइफ से मुराद नबाताती या हैवानी ज़िंदगी नहीं है कि एक इंसान पैदा हुआ और वो जिस भी हालात में रहा है, जिस तरह जानवर और नबातात बेज़बान है कि वो अपने हक की बात नहीं कर सकते, जिस हालात में भी वो मौजूद हैं वो अपना सर्वाइवल की जंग या वो कंटिन्यू अपने एग्जिस्टेंस को करते रहते हैं। ऐसा नहीं, बल्कि इससे मुराद ये है कि लाइफ विद ऑल इट्स अमेनिटीज़, तमाम आसाइशों के साथ जो किसी भी एडवांस कंट्री के अंदर, कम्युनिटी के अंदर मौजूद हैं, अवेलेबल है। इससे आगे फर्दर इस जजमेंट के अंदर इसको बयान करते हुए जस्टिस साहब ने ये बात की कि द कॉन्स्टिट्यूशन लॉ इन अमेरिका प्रोवाइड्स एन एक्सटेंसिव एंड वाइड मीनिंग टू द वर्ड लाइफ which includes all such rights which are necessary and essential for leading a free, proper, comfortable and clean life. The requirement of acquiring knowledge to establish home, the freedoms as contemplated by the Constitution, the personal rights and their enjoyment are nothing but part of life. A person is entitled to enjoy his personal rights and to be protected from encroachments on such personal rights, freedoms and liberties. Any action taken which may create hazards of life will be encroaching upon the personal rights of a citizen to enjoy the life according to law.
इसके बाद इसी लाइफ के इस वाइडर कॉन्टेशन के साथ इसको फॉलो किया जाता रहा। फिर बहुत सारी जजमेंट्स आई जिसमें अजीजुल्लाह मेमन केस PLD 1993 सुप्रीम कोर्ट PH 341 है, जिसके अंदर और भी जजमेंट्स के साथ मिलकर ये बताया गया कि इसके अंदर कौन कौन सी चीजें हैं। द राइट टू लीगल एड जो है राइट टू लाइफ के जुमरे में आता है। द राइट टू स्पीडी ट्रायल राइट टू लाइफ के जुमरे में आता है। द राइट टू बेयर नेसेसिटीज ऑफ लाइफ जो है वो लाइफ के जुमरे में आता है। प्रोटेक्शन अगेंस्ट एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स ये राइट टू लाइफ के जुमरे में आता है। द राइट टू प्योर एंड अनपोल्यूटेड वाटर, द राइट ऑफ एक्सेस टू जस्टिस, द राइट टू एक्सेस टू जस्टिस, ये सारे के सारे राइट टू लाइफ में आते हैं। क्यों? ये किसी ना किसी तरह इंसानी जिंदगी को मुतासर करते हैं। जब इंसानी जिंदगी को ये मुतासर करेंगे तो राइट टू लाइफ जो है वो डिस्टर्ब होगा। अब अगर हम लिबर्टी की बात करें तो अमूमी तौर पे इलीगल डिटेंशन, इलीगल कन्फाइनमेंट या इलीगल रेस्ट्रेंट को हम लिबर्टी समझते हैं। लेकिन राइट टू लिबर्टी ये एक इंटरनेशनल मशहूर केस है, मेयर वर्सेस नेब्रास्का। जस्टिस MC रिनॉल्ड्स ने इसमें लिबर्टी को एक्सप्लेन करते हुए कहा कि while the court has not attempted to define with exactness the liberty thus guaranteed, the term has received much consideration and some of the included things have been definitely stated without doubt. It denotes not merely freedom from bodily restraint, इससे सिर्फ बॉडी रेस्ट्रेंट से फ्री करना नहीं, कन्फाइनमेंट से फ्री करना नहीं, बॉडी डिटेंशन से फ्री करना नहीं, बल्कि बट आल्सो द राइट ऑफ द इंडिविजुअल टू कॉन्ट्रैक्ट, टू इंगेज इन एनी ऑफ द कॉमन ऑक्यूपेशंस ऑफ लाइफ, टू एक्वायर यूजफुल नॉलेज, टू मैरी, establish a home and bring up children, to worship God according to the dictates of his own conscience, and generally to enjoy those privileges long recognized at common law as essential to the orderly pursuit of happiness by free man. और एक और केस में जस्टिस डॉगल्स ने रो वर्सेस वेड के अंदर बड़ा खूबसूरत इस लिबर्टी को एक्सप्लेन किया। उन्होंने कहा फर्स्ट इज द ऑटोनोमस कंट्रोल ओवर द डेवलपमेंट एंड एक्सप्रेशन ऑफ वंस इंटेलेक्ट, इंटरेस्ट, टेस्ट एंड पर्सनैलिटी जो है वो ये लिबर्टी है। सेकंड इज फ्रीडम ऑफ चॉइस इन द बेसिक डिसीजंस ऑफ वंस लाइफ, रिस्पेक्टिंग मैरिजेस, डाइवोर्स, प्रोक्रिएशन, कंट्रासेप्शन एंड द एजुकेशन एंड अपब्रिंगिंग ऑफ चिल्ड्रन। और थर्डली is the freedom to care for one's health and person, freedom from bodily restraint or a compulsion, freedom to walk, stroll or loaf. जब ये कैटेगराइज कर रहे हैं तो ये थर्ड कैटेगरी में इसे लेकर जा रहे हैं जो हम लिबर्टी की डेफिनेशन समझते हैं। जबकि वो ये कहते हैं कि इंटेलेक्चुअल बॉडी ये जो ग्रोथ है, अपनी डेवलपमेंट, ग्रूमिंग, ग्रोथ जो है, ये सारे के सारे लिबर्टी के जुमरे में आते हैं। अब आखिरी जो इसके अंदर फ्रेज यूज हुआ है वो है इन अकॉर्डेंस विद लॉ। इससे इन अकॉर्डेंस विद लॉ से क्या मुराद है कि जब भी किसी की लाइफ और लिबर्टी को कर्टेल किया जाएगा या उससे उसे डिप्राइव किया जाएगा, वो एक सूरत में सिर्फ किया जा सकता है कि अकॉर्डिंग टू लॉ, यानी अगर उसने कोई ऑफेंस किया है, उसकी पनिशमेंट उसे होती है, तो उस पनिशमेंट की नतीजे में उसको उसको इम्प्रिजनमेंट हो सकती है या उसको डेथ सेंटेंस हो सकती है। तो इस सूरत में इन अकॉर्डेंस विद लॉ सिर्फ इस कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल होता है और इस आर्टिकल में हुआ है। और इससे फर्दर जजमेंट्स ने जो डिफाइन किया इन अकॉर्डेंस विद लॉ और ये इसको एक्सेस टू जस्टिस, जस्टिस टाइप फजल करीम साहब ने जो बयान किया, उन्होंने कहा द वर्ड्स इन अकॉर्डेंस विद लॉ मीन फर्स्टली देयर इज नो क्राइम विदाउट क्रिमिनल लॉ। अगर कोई लॉ मौजूद नहीं तो कोई चीज क्राइम नहीं है। Therefore, unless the competent legislative authority has determined in advance that an act or omission is an offence punishable with such sentence as it may prescribe, no act or omission, however morally or ethically reprehensible, is a punishable offence. But a law which creates an offence and makes it punishable is not self-executing. That brings in law of the procedure. How to find out that an offence has been committed and who has committed it, and how to reach the determination as to the guilt or innocence of the person accused. This requires scrutiny and screening at the investigation stage by the prosecutor and then at a trial in a court of competent jurisdiction.
For our system in general and Article 9 in particular are founded on the principle that there is one thing to which everyone in this country is entitled, and that is fair trial, at which he can put his case properly before the judge. No cause is lost until the judge has found it so, and he cannot find it without a fair trial. यानी यहाँ से हमने देखा कि इन अकॉर्डेंस विद लॉ से मुराद ये है कि जो लॉ बनाया जा रहा है वो भी फंडामेंटल राइट के मुतसादिम ना हो, जो प्रोसीजर बनाया जा रहा है वो फंडामेंटल राइट के मुतसादिम ना हो, और उसको सजा देने से पहले वो लॉ मौजूद होना चाहिए, और फिर जो प्रोसीजर लॉ के अंदर दिया गया है उसको स्ट्रिक्टली एडहेयर टू किया जाए, उसको फॉलो किया जाए। इस सूरत में सिर्फ उसकी लाइफ एंड लिबर्टी कर्टेल की जा सकती है, अदरवाइज ये उसका फंडामेंटल राइट है, अगर उससे डिप्राइव उसे किया जाएगा तो अदालत आलिया और अदालत उज़्मा वो अपने इन्फोर्समेंट ऑफ दिस राइट या ब्रीच ऑफ राइट की रिड्रेसल के लिए वो इन अदालतों के दरवाजे खटखटा सकता है। शुक्रिया।